नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के रूपक देखेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में दो महाकाव्य पढ़ लिए, कुमार संभूम और रघुवंश, और खंड काव्य पढ़ लिए, ऋतुसार और मेघदूत। आज से हम स्टार्ट करेंगे रूपक के। रूपक 3 हैं: मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आज हम देखेंगे मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास का क्या है? प्रथम रूपक है। कालिदास का प्रथम रूपक है। मालविका अग्निमित्रम क्या है? कालिदास का प्रथम रूपक है। इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक है? 5 अंक हैं। प्रथम रूपक है, 5 अंक है। विधा नाटक है। श्लोक 96 है, 96। नायक है शुंगवंशीय राजा। नायक है शुंगवंशीय राजा पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र। किसका पुत्र है? पुष्यमित्र का पुत्र है अग्निमित्र। अग्निमित्र धीर ललित प्रकार का नायक है और ये विदेश का राजा है 150 ईसा पूर्व 150 ईसा पूर्व में विदेशी का राजा है और इनके पिता का नाम है पुष्यमित्र और अग्निमित्र धीर ललित प्रकार का नायक है। अग्निमित्र की पत्नियां हैं: बड़ी पत्नी धारिणी है, छोटी पत्नी इरावती है और प्रेम के बाद पत्नी बनी मालविका। अग्निमित्र की पत्नियां बड़ी पत्नी धारिणी, छोटी इरावती है और प्रेम के बाद में प्रेम हो जाता है तो मालविका पत्नी बन जाती है। नायिका विदर्भ देश की राजकुमारी मालविका है। मालविका कहाँ की राजकुमारी है? विदर्भ देश की। और अग्निमित्र कहाँ का राजा है? विदिशा का। ठीक है। धारिणी का भाई वीरसेन भेंट के रूप में मालविका को देता है। धारिणी का भाई वीरसेन है ना, भेंट के रूप में मालविका को देता है। गुरु धारिणी का गणदास है। शुरू नहीं, गुरु गणदास है। गणदास से छलिक नृत्य शिक्षा प्राप्त करती है मालविका। कौन सा नृत्य? छलिक नृत्य। और इनका गुरु कौन सा है? गणदास। और छलिक नृत्य की शिक्षा प्राप्त करती है। और मालविका की सखी कौन है? बकुलावलिका। ये मालविका की सखी है, दोस्त है। गणदास का विरोध हरदत्त से है। गणदास का विरोध किससे है? हरदत्त से, जिसका निवारण न्यायदास सन्यासी भगवती कौशिकी द्वारा किया जाता है। कौन करता है? न्यायाधीश सन्यासिनी भगवती कौशिकी द्वारा किया जाता है। भगवती कौशिकी द्वारा इनका न्याय किया जाता है। कथानक है मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा। मालविका अग्निमित्र की प्रणय कथा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मालविका अग्निमित्रम। और उपजीव्य ऐतिहासिक प्रथम रस है श्रृंगार। विदूषक कौन है? गौतम। वर्धा नदी का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र का विदूषक कौन है? सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है तो कौन होगा? गौतम। वृदा नदी का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र में कालिदास ने भास, सौमिल, कविपुत्र आदि के नाम लिया है। आदि का नाम लिया है। अग्निमित्र की का पत्नी धारिणी से सेविका मालविका से अनुराग उत्पन्न होता है। मालविका को धारिणी के भाई वीरसेन से मालविका को सेविका के रूप में दिया था। धारिणी को इसका भाई वीरसेन ने सेविका के रूप में दिया था। धारिणी को पता चलने पर मालविका उसकी सखी को कैद में डलवा दिया कि अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो उन्होंने इसमें कैद में डलवा दिया। विदूषक गौतम सर्प मुद्रिका की सहायता से उन दोनों को छुड़ाता है। कौन से? सर्प मुद्रिका किसके पास थी? धारिणी के पास से छुड़वाता है। विदूषक को सर्प काटता है। विदूषक को क्या काटता है? सर्प काटता है, जिसका उपचार ध्रुवसिद्धि नामक सर्पवेद करता है। कौन करता है? ध्रुवसिद्धि नामक सर्पवेद करता है। मालविका जन्म से राजकुमारी है। यह पता चलने पर अग्निमित्र व मालविका का विवाह करवा दिया जाता है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का नाटक है। राजा शुंगवंश का है, विदेश का राजा है। रानी धारिणी की परिचारिका कौन है? मालविका है। और मालविका किसकी है? माधवसेन की छोटी बहन है। और माधवसेन का मंत्री कौन है? सुमति मंत्री है। इसकी स्टोरी देखते हैं अपन।
ईसवी सदी से कुछ पूर्व विदिशा में अग्निमित्र नाम का एक राजा था। विदिशा का राजा कौन था? अग्निमित्र। उनकी धारिणी और इरावती दो रानियां थीं। विदर्भ के राजा माधवसेन से अपनी छोटी बहन मालविका का विवाह अग्निमित्र से कराना चाहते हैं। वे शीघ्र ही इस कार्य के लिए अग्निमित्र से मिलना चाहते हैं। माधवसेन के चचेरे भाई कौन है? यज्ञसेन भी वही राजा थे। वे अग्निमित्र से वैर रखते थे। माधवसेन के साथ भी उनकी अनबने हुई और उन्होंने माधवसेन को राजाच्युत करके बंदी बना लिया। माधवसेन के मंत्री सुमति ने स्वामी की इच्छा पूर्ति के लिए मालविका को अग्निमित्र के पास पहुंचा देना चाहा। तद अनुसार मालविका और अपनी बहन कौशिकी के साथ लेकर राजधानी से बाहर आकर विदिशा यात्री दल में सम्मिलित हो गया। रास्ता चलने में श्रांत होकर उन लोगों ने एक जंगल में डेरा डाला। वहां दस्युओं ने आक्रमण करके उन्हें तितर बितर कर दिया। माधवसेन के मंत्री सुमति उस युद्ध में मारे गए। उनकी बहन कौशिका मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद चेतना आने पर उसने मालविका को नहीं देखा। शोक अभिभूत होकर भाई की अग्नि क्रिया करने के बाद विदिशा में आकर कौशिकी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। कालक्रम में उसका प्रवेश अग्निमित्र के अंतपुर में हुआ। वह रानी धारिणी की कृपा से वहीं सम्मानित होकर जीवित व्यतीत करने लगी। इधर दस्युओं ने मालविका को बंदी बनाकर उपहार के रूप में वीरसेन नामक धारिणी का भाई कौन है? वीरसेन। दस्युओं ने अग्निमित्र के सीमांत रक्षक के समर्पित कर दिया। वीरसेन ने देखा कि मालविका को संगीत की रुचि है। वीरसेन ने क्या देखा? कि मालविका को संगीत की रुचि है, इसलिए उसे अपनी बहन धारिणी देवी के पास से इस संवाद के साथ भेज दिया कि उसे संगीत तथा अभिनय की शिक्षा दिलाई जाए। धारिणी देवी ने इस भी मालविका की कलापटुता से प्रसन्न होकर उसे नाट्याचार्य गणदास से शिक्षा प्राप्त करने में समुचित व्यवस्था कर दी। कौशिकी ने मालविका को देखा और पहचाना भी, परंतु विशेष कारणवश उसका परिचय किसी को नहीं दिया। प्रथम अंक की क्या स्टोरी है वो देखते हैं। एक दिन धारी ने अपना चित्र बनवाया जिसमें उसने परिजन के रूप में मालविका का भी चित्रण किया गया था। वह चित्र रंग गया था कि चित्रशाला में बैठी धारिणी उस चित्र को देख रही थी। पीछे से आकर राजा वहां खड़े हो गए। चित्र में एक अपरिचित सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने उत्सुक भाव से उसके विषय में पूछना आरंभ किया। रानी ने जानबूझ कर उत्तर नहीं दिया। वह कुमारी वसुलक्ष्मी भी थी। बाल सुलभ चंचलता से उसने कहा, इसका नाम मालविका है। राजा द्वारा किए गए कुतूहल प्रश्नों से उसकी उत्सुकता का अनुमान करके रानी के हृदय में खटका पैदा हो गया। मालविका को राजा की नज़र से बचाए रखने की व्यवस्था कर ली गई। चित्र को मालविका को देखकर राजा उसकी रूप माधुरी पर मोहित हो गए। उन्होंने अपने मित्र विदूषक से अपनी मनोदशा बता दी और मालविका को दिखा देने और उसे मिलाकर संगम करा देने के लिए उपाय करने को कहा। विदूषक ने उस दरबार में दोनों नाट्याचार्य गणदास और हरदत्त की झूठी अफवाहें फैलाकर विरोध में वातावरण पैदा कर दिया। उन लोगों ने राजा से यह निर्णय कर देने के लिए को कहा कि उसमें कौन विशेष जानकारी रखता है। राजा ने इसमें कौशिका को मध्यस्थ बनाया। कौशिका को राजा से मध्यस्थ में रहने को कहा। किस आधार पर विशेषज्ञता निर्धारित की जाए। इस प्रसंग में कौशिकी ने निर्णय दिया कि यह दोनों आचार्य अपनी अपनी शिष्यों को स्वाभाविक वेश में छलिक अभिनय प्रदर्शित करने को कहें। जिसे शिष्या प्रथम होगी वह विशेषज्ञ माना जाएगा। दोनों आचार्य इस बात पर राजी हो गए। विदूषक के प्रथम उपाय सफल रहा। धारी ने बहुत प्रयत्न किया कि यह बात किसी तरह दबा दी जाए, प्रदर्शन न हो, लेकिन सभी मिले हुए थे। उसे हताश होना पड़ा। प्रदर्शन होना निश्चित हो गया और रंगशाला में साजबाज ठीक किए जाने लगे। अब देखते हैं द्वितीय अंक में क्या था। वृद्ध होने के कारण गणदास ने पहले प्रयोग दिखाने का अवसर दिया गया। राजा धारिणी, कौशिकी, विदूषक और परिजन सभी उपस्थित थे। राजा मालविका को देखने के लिए अधीर हो रहे थे। पर्दा उठने पर मालविका सीधे सादे वेश में सामने आई। उसे लावण्य से राजा चकित कर दिया। अब तक उसकी धारणा थी कि चित्रगत मालविका की छवि चित्रकार की कुशलता प्रसूत है, वह इतनी सुंदर नहीं होगी। किंतु साक्षात मालविका को देखकर उन्होंने स्थिर किया कि चित्रकार मालविका के रूप के संपूर्ण भाव से चित्र में नहीं ला सका।
यह चित्र से कहीं अधिक सुंदर है। नृत्य प्रारंभ हुआ। शर्मिष्ठा प्रवर्तित चतुष्पद संगीत में भाव प्रदर्शन द्वारा मालविका ने राजा के प्रति आत्मनिवेदन किया। राजा मंत्र मुग्ध की तरह देखते रहे। नृत्य समाप्त हुआ। हरदत्त को यह जानकर ठरका दिया कि आपका प्रयोग फिर कभी देखा जाएगा। अभी भोजन का समय उपस्थित है, सब लोग भोजन आदि के लिए उठकर चलेंगे। राजा विदूषक से कहा, वैश्य सचमुच में यह बड़ी ही सुंदर है। विधाता में सौंदर्य सृष्टि की जितनी क्षमता है वह सब इसमें लगा दी गई है। तुम शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय करो जिससे उसके साथ मेरा मिलन हो जाए। राजा ने विरह वेदना दिनों दिन बढ़ती गई। वह बराबर उसी से मिलने की चिंता में रहने लगा। विदूषक ने राजा के कथा अनुसार राजा की स्थिति में बकुलावलिका को अवगत कराया। ये इसकी मालविका की सहेली है बकुलावलिकी। वह मालविका की सखी व स्नेह पात्री थी। तृतीय अंक में क्या है? अग्निमित्र के अंतपुर में 4 दीवारी में रमणियों के सुख विहारार्थ का एक बाग लगाया गया जिसका नाम परमदवन था। जिसका नाम क्या था? परमदवन। उसमें धारिणी द्वारा ललित एक अशोक वृक्ष था। उसके पत्ते सुनहले रंग के थे, इसी से उसका नाम तपनिया शोक रखा गया। उसे दोहद के लिए किसी तरुणी को उस पर नुपुर युक्त चरणों के प्रहार करना था। धारिणी के पैर में पीड़ा थी, अतः उन्होंने मालविका को यह कहकर उस कार्य के लिए भेजा कि यदि 5 रात्रि के बीच इस अशोक वृक्ष के फूल निकल आए तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। मालविका अपनी सखी बुकलावलिका को साथ लेकर परमदवन पहुंची। बुकलावलिका ने उसके चरणों को रंग कर नुपुर पहनाया। अशोक के दोहद पूरे हुए। इसी समय घूमते घूमते राजा वहां पहुंच गए। उनको वहां पहुंचने से पहले ही बुकलावलिका ने राजा का अभिप्राय मालविका को बतलाया। राजा ने स्वयं भी अपना अनुराग प्रकट किया। उससे बुकलावलिकी के बीच में जो बातचीत हुई थी उससे राजा को मालविका की मानसिक स्थिति का पता चल गया था। उन्होंने प्रकट शब्दों में प्रणय याचना की। जिस समय राजा मालविका और बुकलावलिका के बीच में बातें हो रही थी उसी समय कार्यांतर में राजा को ढूंढती हुई राजा की द्वितीय पत्नी इरावती वहां आ गई। उसके आने से इस प्रणय वार्ता का रंग उतर गया, पर तुरंत राजा ने अपने को संभालते हुए इरावती से कहा, देवी, तुम्हारा यह अन्वेषण करता हुआ मैं यहाँ आया और देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जब तक तुम नहीं आ रही थी तब तक इससे बातें करके मैं अपना दिल बहला रहा था। इन बातों का इरावती पर कुछ असर नहीं हुआ। वह क्रोध से भरी राजा की उपेक्षा करके वहां से चली गई। जाने से पहले बुकलावलिका को भी फटकार सुना गई। इरावती इस बात की उपेक्षा नहीं करना चाहती थी कि वह धारिणी को यहाँ जाकर राजा की इस अविनय को सूचना कुछ विस्तार के साथ दे आई। इस बात को सुनने से धारिणी को भी इरावती की बात रखने के लिए कठोर व्यवस्था करनी पड़ी। मालविका और बकुलावलिका को कारावास की सजा दी गई। उनकी रखवाली के लिए धारिणी ने अपनी एक विश्वासभाजक परिचारिका माधविका को वहां बैठा दिया और उसको आज्ञा दे दी कि बिना धारिणी की मुहर देखे उन दोनों कैदियों को किसी प्रकार मुक्त न करें। चतुर्थ अंक, मालविका व बुकलावलिका को कारावास से राजा को बड़ा खेद हुआ। इससे खेद की प्रार्थना से परवश होकर विदूषक ने उपाय सोचा और तद अनुसार राजा को धारिणी के पास उसकी खबर लेने के लिए भेज दिया। इस विदूषक ने एक तिकड़म उपस्थित किया। उसने अपने हाथ में केतकी कंटक से सर्पदंशन का दाढ़ बना दिया और मिथ्या सर्पदंशन की बात फैलाकर सबको चिंतित कर दिया। उसने यह प्रचार किया कि रानी की सलामी में देने के लिए मैं फूल लेने गए थे, मुझे काले सर्प ने काट लिया। रानी की इससे बड़ी चिंता होने लगी कि संयोगवश अगर इस सर्पदंशन से इसके प्राण गए तो वह ब्रह्म हत्या का कलंक मेरी ही माथे चढ़ेगा। विदूषक विष वेग वाले जन को संवाद बनाकर दरबार में उपस्थित हुआ, जहां राजा, रानी और कौशिकी वगैरह उपस्थित थे। विदूषक ने विष वेग का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी चिंतित हो उठे। राजा ने विदूषक की विष चिकित्सा के लिए अपने वेद ध्रुवसिद्धि को आदेश भेजा। विदूषक ध्रुवसिद्धि के पास गया। ध्रुवसिद्धि ने
उसे चिकित्सा में नाग मुद्रा की आवश्यकता बताई। सभी के सामने एक ब्राह्मण के जीवन का प्रश्न था। किसी को कुछ सोचने का अवसर नहीं था। धारिणी के पास नाग मुद्रा वाली अंगूठी थी। रानी ने तत्क्षण वह अंगूठी जयसेना को दे दी। अंगूठी देखते ही विदूषक की कृत्रिम विश्ववेग उतर गया। उससे वह अंगूठी दिखाकर मालविका और बुकलावलिका को कारावार से मुक्त करवाया। वहां की रक्षिका ने कह दिया कि राजा की कुंडली देखकर देवज्ञों ने बताया है कि ग्रह स्थिति कुछ मंद है। इसलिए उसको शांतार्थ सभी बंदीजन छोड़े जा रहे हैं। देवी ने केवल इरावती का दिल रखने के लिए अपनी परिचारिका को नहीं भेजकर मुझे भेजा है, जिससे इरावती को यही मालूम हो कि राजा छोड़ रहे हैं। इसमें देवी का कोई हाथ नहीं है। संकेत अनुसार राजा, विदूषक, मालविका और बुकलावलिका सभी समुद्र ग्रह में मिले। मालविका और राजा दोनों एक दूसरे के दिल खोलकर मिले। मालविका ने देवी के भय मात्र अपने मिलन का प्रतिबंध बताकर आत्मनिवेदन कर दिया। विदूषक और बुकलावलिका आपस में छिपे बैठे रहे। एक प्रणय लीला चल रही थी कि इरावती फिर वहां आ गई। उसके साथ उसकी परिचारिका निपुणिका भी थी। समुद्र ग्रह के दरवाजे पर बैठा विदूषक शोपन में बक रहा था, मालविके राजप्रिया हो, इरावती का राज प्रणय से जीत लो इत्यादि। निपुणिका को यह अभिप्राय लगा। उससे वहीं का कोई कुटिल काष्ठदंड उठाकर विदूषक के ऊपर चला दिया, जिससे विदूषक को पुनः सर्प भय हो गया और राजा विदूषक के सभ्य आवाज पर बाहर निकले। स्नेह अधीन मालविका भी उनके पीछे थी। बुकलावलिका भी वहां आ गई। इरावती इस दृश्य को देखकर तमक उठी। उसे एक एक को फटकारे सुनाई। राजा का कितना समझाया कि इसमें कुछ और बात नहीं है, केवल कारामुक्ति की कृतज्ञता सूचित करने के लिए यहाँ मेरे पास आई है। बुकलावलिका के ऊपर इरावती बहन बिगड़ी, क्योंकि इरावती को धारणा थी कि किस फसाद की जड़ बुकलावलिका ही है। बुकलावलिका ने भी कह दिया कि जब राजा के आकृष्ट हो रहे हैं तब इसमें मेरा क्या दोष है। सभी स्तंभित भाव से खड़े रहे। इरावती क्रोध में भरी राजा उसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन वह क्यों मानती। इससे उसने अपनी परिचारिका से कहा, जाकर देवी से कह दो आपका पक्षपात देखा गया है। अब हमारे हृदय में विश्वास हो गया है कि आपने जानबूझकर इन लोगों से मिलने का प्रयत्न किया है। इस संवाद से सभी चिंता में पड़ गए, क्योंकि धारिणी इसे पाकर बिगड़ उठेगी। तब तो यह कार्य और सविघ्न हो जाएगा। इसी समय अंतपुर की ओर एक दासी दौड़ती हुई वहां आकर कहने लगी, पिंगल वानर की कुमारी वसुलक्ष्मी को इस तरह डरा दिया कि उसकी घिघी बंद गई है। महारानी की गोद में रखकर आश्वासन दे रही है, फिर भी उन्हें होश नहीं हो रहा है। राजा ने सुनते ही चलो मैं होश कराता हूँ। इधर यह खबर फैलने लगी कि तपनिया शोक में फूल लगे हैं। मालविका की इस पर कुछ आशाबंदी बुकलावलिका ने भी कहा, देवी सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको मनोरथ अवश्य पूर्ण करेगी। पंचम अंक, इसमें राजा के पास विदर्भ से सूचना आई। सैनिकों ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को परास्त करके माधवसेन को बंदीगृह से मुक्त कर दिया है, उससे राज्य पर अधिकार कर लिया है। बंदियों चारणों ने राजा की स्तुति की। राजा और विदूषक तपनिया शोक की कुसुम समृद्धि देखने के लिए प्रमदवन चले गए। धारिणी ने मालविका को प्रसादन निपुण कौशिकी की सहायता से वैवाहिक वेश में अलंकृत करके उसे पंडित कौशिकी और प्रियजन को लेकर प्रमदवन में वर्तमान राजा के दर्शन किए। विदूषक ने इस साज सजा को देखकर राजा से कहा, आपके मनोरथ अब पूरे होंगे। इस समय अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र थे, जो उन दिनों अश्वमेध के यज्ञ में दीक्षित थे। दूत के साथ एक पत्र भेजा, जिसने यह सूचना दी कि कुमार वसुमित्र ने यज्ञ अश्व में बड़ी बहादुरी दिखाई है। सिंधु के किनारे यवन सैनिकों ने उस अश्व को घेर लिया है, किंतु धनुर्धर वसुमित्र ने सबको परास्त कर यज्ञ को निर्विघ्न बना दिया है। आप सपरिवार यज्ञ में सम्मिलित हो। पुत्र विजय वार्ता से रानी को बड़ा आनंद हुआ। इस सूचना तत्काल अंतपुर में दी गई।
और अन्य रानियों ने भी संवाद देने वाली दासी को पुरस्कार दी। अनंतर धारिणी ने राजा से कहा, आपने भी प्रिय संवाद सुनाया, अतः अनुरूप पारितोषिक को स्वीकार करें। इस समय माधवसेन द्वारा उपकार स्वरूप भेजी गई 2 शिल्पिकाओं वहां हाजिर की गई। उन बालिकाओं ने मालविका को देखकर आश्चर्य प्रकट किया और बरबस उससे मुख से यह शब्द निकल पड़े, यह तो राजकुमारी है। उन बालिकाओं को देखकर पूर्व परिचयवश मालविका के आंखों से आंसू निकल पड़े। बालिकाओं ने रूप परिवर्तन हो जाने पर भी स्वर में कौशिकों को पहचान लिया। इस पर आश्चर्यचकित होकर राजा ने जिज्ञासा प्रकट की। तदनुसार कुछ बालिकाओं ने और शेष अंश को कौशिका ने मालविका का कुलक्रम, यहाँ आना, प्रवृत्ति वृत्तांत यह कह सुनाया, जिससे प्रमित हुआ कि मालविका राजकुमारी है। सभी ने बड़ी खुशी से, किंतु मालविका को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा मुझे सत्कृत करके भैया के पास भेज दें। इधर धारिणी ने कौशिकी से पूछा, इतने दिनों तक आपने मालविका को परिचय न देकर उसका मेरे द्वारा जो अपमान करवाया, सो क्या उचित हुआ? कौशिकी ने इसका उत्तर दिया, यह जानबूझकर ही किया गया। आप सुनो, जिस समय मालविका के पिता भी जीवित थे, उस समय तीर्थ यात्रा में आए हुए एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि मालविका 1 वर्ष तक दासी का कार्य करके अपने योग्य पुरुष के साथ ब्याही जा सकेगी। यहाँ आपको आश्रय में मैंने देखा कि वह अन्यास पूरा हो रहा है, इसलिए मैं चुप थी। अगर मैं इस समय उसका परिचय दे देती तो यह विधि विधान किसी और जगह भोगना पड़ता, जो अच्छा नहीं होता। इसके बाद धारिणी ने इरावती से भी अनुमति में कौशिका को पूछकर राजा से कहा, आप पूर्वोक्त पारितोष में मालविका को स्वीकार करें। राजा ने कहा, जब आप इसे स्वतुल्यमान कर देवी शब्द दे रही हो और घूंघट दी है, तो मैं आपकी इस आज्ञा का स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार मालविका अग्निमित्र का विवाह हो जाता है। मालविका अग्निमित्र की कुछ सूक्तियाँ देखते हैं। पुराणम इति एव न साधु सर्वम, सभी पुरानी वस्तुएं ठीक नहीं होती हैं। कातरो बाल भाव है, बालक स्वभाव से डरपोक होते हैं। निसर्ग निपुण स्त्रियां स्वभाव से चालाक होती हैं। अविश्वसनीय पुरुष अविश्वसनीय होते हैं।